क्वेश्चन नंबर 861 क्वेश्चन है हमारा द डैश शोज, इन चारों में से कौन सी ऐसी चीज है जो ये शो करती है, ठीक है, द चेंज इन फैक्टर कॉम्बिनेशंस व्हेन देयर इज अ चेंज इन आउटपुट एंड एक्सपेंडिचर बट प्राइसेस रिमेन्स कांस्टेंट। इन्होंने बोला है कि इन चारों में से कौन सी ऐसी चीज है जो ये शो करती है कि फैक्टर कॉम्बिनेशंस में कुछ चीजें चेंज हुई हैं जबकि प्राइस सेम है, लेकिन आउटपुट में चेंज आया और एक्सपेंडिचर में चेंज आया। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन आइसोकॉस्ट, दूसरा ऑप्शन आइसोकोंट, तीसरा ऑप्शन एक्सपेंशन पाथ और चौथा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्शन पाथ। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, एक्सपेंशन पाथ। The expansion path shows the change in factor combinations when there is a change in output and expenditure, but prices remains constant. Option C is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 862। क्वेश्चन है हमारा व्हाट डिटरमाइंस प्रोडक्शन इन एन इकोनॉमी। इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो ये डिटरमाइन करती है कि इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन कंजम्पशन, दूसरा ऑप्शन इन्वेस्टमेंट, तीसरा ऑप्शन सेविंग्स और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। इस प्रश्न का सही उत्तर है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। कंजम्पशन भी डिटरमाइन करता है प्रोडक्शन इन एन इकोनॉमी, इन्वेस्टमेंट भी डिटरमाइन करता है प्रोडक्शन इन एन इकोनॉमी, सेविंग्स भी डिटरमाइन करता है प्रोडक्शन इन एन इकोनॉमी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 863। क्वेश्चन है हमारा प्रोडक्शन फंक्शन रिफर्स टू। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि प्रोडक्शन फंक्शन रिफर्स टू व्हाट। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन प्रोडक्शन फंक्शन रिफर्स टू रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड कॉस्ट, मतलब एक हिसाब से डेफिनेशन पूछ रहे हैं, मतलब पूछ रहे हैं प्रोडक्शन फंक्शन का आपको बताना है। दूसरा कह रहे हैं प्रोडक्शन फंक्शन रिफर्स टू रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। तीसरा ऑप्शन है प्रोडक्शन फंक्शन रिफर्स टू फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। और चौथा ऑप्शन है कि प्रोडक्शन फंक्शन रिफर्स टू रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल एंड लेबर एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ वेज रेंटल रेशियो। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको मालूम होगा अगर आपने प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब समझा है, पढ़ा है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रोडक्शन फंक्शन रिफर्स टू फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 864। क्वेश्चन है हमारा व्हेन द आउटपुट प्रोड्यूस्ड इज मैक्सिमम फॉर द गिवन लेवल ऑफ इनपुट्स द फर्म अचीव्स। कहा जा रहा है कि जो गिवन लेवल ऑफ इनपुट है अगर उसमें फर्म मैक्सिमम आउटपुट अचीव कर लेता है तो फर्म क्या अचीव कर रहा है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन इकोनॉमिक एफिशिएंसी, दूसरा ऑप्शन टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी, तीसरा ऑप्शन टेक्निकल एफिशिएंसी और चौथा ऑप्शन मैक्सिमम प्रॉफिट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है व्हेन द output produced is maximum for the given level of inputs the firm achieves technological efficiency. Option B is the correct answer for the given question. ठीक है, फर्म ने क्या अचीव कर लिया। देखिए कम से कम इनपुट में, मतलब जो भी आपको इनपुट मिला है उसमें ज्यादा से ज्यादा अगर आउटपुट अगर आप प्रोड्यूस कर पा रहे हैं तो इट इज टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी। आप टेक्नोलॉजिकली बहुत ज्यादा एफिशिएंट हैं। ठीक है, एक हिसाब से चारों ऑप्शन सही लगते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक एफिशिएंसी भी बिल्कुल सही लगता है हमको, टेक्निकल एफिशिएंसी भी बिल्कुल सही लगता है और मैक्सिमम प्रॉफिट भी बिल्कुल सही लगता है, क्योंकि आप गिवन आउटपुट में अगर आप वेस्ट कम कर रहे हैं तो आप प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कमा रहे हैं। लेकिन फर्म ने क्या अचीव किया, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, वो सवाल पूछ रहा है कि फर्म ने क्या अचीव किया, तो फर्म ने अचीव किया है टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 865। क्वेश्चन है हमारा Due to economic growth, the production possibility curve will show. Due to economic growth की वजह से जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो क्या शो करेगा। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन एन इनवर्ड शिफ्ट, दूसरा ऑप्शन एन आउटवर्ड शिफ्ट, तीसरा ऑप्शन नो चेंज और चौथा ऑप्शन अ डाउनवर्ड शिफ्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, एन आउटवर्ड शिफ्ट। ड्यू टू इकोनॉमिक ग्रोथ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व विल शो and outward shift. Option B is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 866। क्वेश्चन है हमारा द मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व इज अबव द एवरेज प्रोडक्ट कर्व व्हेन द एवरेज प्रोडक्ट। इन्होंने पूछा कि एवरेज प्रोडक्ट की क्या स्थिति होती है, मतलब ये 4 ऑप्शंस जिसमें कह रहे हैं इज डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, मतलब एवरेज प्रोडक्ट में क्या हो रहा होता है
उस सिचुएशन में जब मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व इज अबव द एवरेज प्रोडक्ट, या आप इसे ऐसे समझिएगा, जब मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व एवरेज प्रोडक्ट कर्व के ऊपर होता है तब एवरेज प्रोडक्ट का क्या होता है, मतलब क्या हो रहा होता है. वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन द एवरेज प्रोडक्ट इज डिक्रीजिंग. दूसरा ऑप्शन एवरेज प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग. तीसरा ऑप्शन द एवरेज प्रोडक्ट बिकम्स कांस्टेंट. और चौथा ऑप्शन द एवरेज प्रोडक्ट नन ऑफ द अबव, मतलब ठीक है, मतलब नन ऑफ द अबव है, मतलब ठीक है. इस क्वेश्चन का सही आंसर है द मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व इज अबव द एवरेज प्रोडक्ट कर्व व्हेन द एवरेज प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 867. क्वेश्चन है हमारा, इफ देयर इज फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर द लॉ शुड बी. अगर फिक्स्ड फैक्टर है और वेरिएबल फैक्टर है तो लॉ शुड बी, लॉ कैसा होगा. ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. दूसरा ऑप्शन लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. तीसरा ऑप्शन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. और चौथा ऑप्शन लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी. इस क्वेश्चन का सही आंसर है if there is fixed factor and a variable factor the law should be law of variable proportion. Option A is the correct answer for the given question. ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 868. क्वेश्चन है हमारा, द थर्ड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन बिगिंस व्हेन. थर्ड स्टेज प्रोडक्शन का कब शुरू होता है. ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन टीपी स्टार्ट्स फॉलिंग. दूसरा ऑप्शन टीपी स्टार्ट्स राइजिंग. टीपी इज टोटल प्रोडक्ट. ठीक है, अगला है टीपी रिमेन्स कांस्टेंट. और आखिरी है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी. इस क्वेश्चन का सही आंसर है थर्ड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन बिगिंस व्हेन टीपी स्टार्ट्स फॉलिंग. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 869. क्वेश्चन है हमारा, इफ देयर इज परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन बिटवीन टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन द शेप ऑफ आइसोकोंट इज. सवाल पूछा जा रहा है कि अगर दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में, मतलब आप एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन है, इफ देयर इज परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन बिटवीन टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो आइसोकोंट का शेप कैसा होगा. अगर दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हैं तो आइसोकोंट का शेप क्या होगा. ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन नॉन लीनियर. लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन. ठीक है, तो नॉन लीनियर का मतलब इट विल नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन. दूसरा ऑप्शन लीनियर. तीसरा ऑप्शन राइट एंगल्ड. और चौथा ऑप्शन पॉजिटिवली स्लोप्ड. ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है इफ देयर इज परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन बिटवीन टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन द शेप ऑफ आइसोकोंट इज लीनियर. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 870. और क्वेश्चन है हमारा, if a change in all inputs leads to a proportionate change in output it is a case of. इन्होंने सवाल ये पूछा है कि अगर हम इनपुट्स में चेंज करें, जो भी हम इनपुट्स में चेंज करते हैं उससे प्रपोर्शनेटली आउटपुट में भी चेंज हो जाता है. ठीक है, मतलब अगर हमने 10% इनपुट चेंज किया तो हमारा आउटपुट भी 10% चेंज हो गया, तो इसे क्या कंसिडर करेंगे. ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. दूसरा ऑप्शन कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल. तीसरा ऑप्शन डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल. और चौथा ऑप्शन वेरिएबल रिटर्न्स टू स्केल. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, देखिए जितना आपने इनपुट दिया उसी के प्रोपोर्शनेट आउटपुट भी चेंज हो रहा है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 871. क्वेश्चन है हमारा, इन इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन में बी डिफाइंड एज एन एक्ट ऑफ. इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन को डिफाइन किया जाता है किस तरीके का एक्ट. वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन क्रिएटिंग यूटिलिटी एक्ट. दूसरा ऑप्शन अर्निंग प्रॉफिट. तीसरा ऑप्शन प्रोडक्ट मशीन. और चौथा ऑप्शन प्रोवाइडिंग सर्विसेज. इस क्वेश्चन का सही आंसर है इन इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन may be defined as an act of creating utility. हमने स्टार्टिंग में माइक्रो इकोनॉमिक्स, जब हम इकोनॉमिक्स की शुरुआत करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम जो सबसे पहली चीज पढ़ते हैं वो यूटिलिटी से शुरुआत होता है. और यूटिलिटी का मतलब वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी होता है. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन.
हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 872, और क्वेश्चन है हमारा, व्हेन लेबर एंड कैपिटल आर इंक्रीज्ड बाय 10%, ठीक है, जब लेबर और कैपिटल 10% इंक्रीज कर रहा है एंड ऑल्सो आउटपुट इंक्रीजेस बाय 10%, और आउटपुट भी इंक्रीज कर रहा है 10% से, देन वी हैव, तो हमारा क्या है, वी हैव 4 ऑप्शंस। कौन सा रिटर्न्स टू स्केल है, ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, दूसरा ऑप्शन इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, तीसरा ऑप्शन डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, और चौथा ऑप्शन नेगेटिव रिटर्न्स टू स्केल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, जब भी आप जितना परसेंट इनपुट इंक्रीज कर रहे हैं उतना ही परसेंट अगर आउटपुट भी इंक्रीज हो रहा है तो इट इज कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 873, और क्वेश्चन है हमारा, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल कैन बी एक्सप्लेन्ड इन द टर्म्स ऑफ। देखिए, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का मतलब समझिएगा, जितना हम इनपुट लगाते हैं उससे ज्यादा अगर हमको आउटपुट मिलता है प्रोपोर्शनेटली, मतलब अगर हमने 10% इनपुट यूज किया और हमारा जो आउटपुट है वो 12% बढ़ करके मिला हमें, जो भी पहले मिल रहा था इनपुट के लगाने पे, 10% इनपुट इंक्रीज करने पे 12% आउटपुट या 15% आउटपुट हमें अगर मिलता है तो इट इज कॉल्ड इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, इन्होंने एक सवाल पूछा है कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल कैन बी एक्सप्लेन्ड इन द टर्म्स ऑफ, इनमें से किसके टर्म्स में एक्सप्लेन किया जाता है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन एक्सटर्नल एंड इंटरनल इकोनॉमीज, दूसरा ऑप्शन एक्सटर्नल एंड इंटरनल डिसइकोनॉमीज, तीसरा ऑप्शन एक्सटर्नल इकोनॉमीज एंड इंटरनल डिसइकोनॉमीज, और चौथा है ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, एक्सटर्नल एंड इंटरनल economies. Option A is the correct answer for the given question. Increasing returns to scale can be explained in the terms of external and internal economies. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 874, क्वेश्चन है हमारा, the economies and diseconomies of large scale production is determined by। जो इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमीज है लार्ज स्केल प्रोडक्शन, मतलब लार्ज स्केल प्रोडक्शन में, वो किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। We have 4 options. पहला ऑप्शन द लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व, दूसरा ऑप्शन द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, तीसरा ऑप्शन द नॉर्मल लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, और चौथा ऑप्शन द नॉर्मल लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन इज डिटरमाइंड बाय, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन बी और सी में हमें कंफ्यूजन हुआ था क्योंकि जहां जो हमारा सोर्स था वहां हमने देखा कि ऑप्शन सी दिया हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा इसको वेरीफाई किया गया किताबों में, इंटरनेट पे और टीचर्स द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, जो एकदम सिंपल आंसर होना चाहिए, वो ऑप्शन बी है, द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 875, और क्वेश्चन है हमारा, द एग्रीगेट सप्लाई ऑफ लैंड इज। जो एग्रीगेट सप्लाई है लैंड का वो किस तरीके का है। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन परफेक्टली इलास्टिक, दूसरा ऑप्शन परफेक्टली इन इलास्टिक, तीसरा ऑप्शन यूनिटरी इलास्टिक, और चौथा ऑप्शन हाईली इलास्टिक। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द एग्रीगेट सप्लाई ऑफ लैंड इज परफेक्टली इन इलास्टिक। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। जो लैंड की सप्लाई है पूरी तरीके से इन इलास्टिक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। आई होप एंड बिलीव कि ये 25 क्वेश्चंस आपके लिए बेनिफिशियल रहे होंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा बिना किसी एरर के। अगर ये वीडियो पसंद आया और अगर आपको लगे कि आपने बहुत कुछ सीखा है, कुछ भी सीखा है, तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।